में जस्ट जय श्रीमान श्रीमान डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज जय आप पिछले आदर जय श्रीमान। Your side, the four side, sugar red, whatever go, you can place. This four, this pin, आगे बढ़िए विविधता में एकता हमारे देश में छुपी हुई है, जहां पर हर कदम पे हमारी भाषाएं बदल जाती है, हमारा रहन सहन बदल जाता है, कई सारा कल्चर हम एक साथ देख पाते हैं। आज यहां पर आप लोगों के लिए कुछ ऐसी बातें हम लेकर आए हैं जो आपके करियर को उड़ान देगी, ऊंचाइयां देगी। युवा करियर क्लब की ओर से यह प्रोग्राम यहां पर आयोजित किया हुआ है, जहां पर करियर गाइडेंस प्रोग्राम, गाइडेंस की जरूरत हम सबको होती है, बचपन से लेके तो मरते दम तक। अगर हमें किसी का गाइडेंस नहीं मिलता है तो एक ऐसी दिशा में हमारी लाइफ चली जाती है जहां हमें ही नहीं पता होता है कि हम कहां जा रहे हैं। किसी के तुक्के जुड़ जाते हैं, किसी को मंजिल में कोई मिल जाता है, किसी को अपने आप मंजिल मिल जाती है, लेकिन हर किसी को मंजिल नहीं मिल पाती बिना किसी गाइडेंस के। तो आज ये करियर गाइडेंस प्रोग्राम इसी उपलक्ष्य में रखा गया है ताकि आपके करियर को एक राह मिले, एक दिशा मिले, एक नई सोच मिले। कहते हैं किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं तो हम पंचतत्व में लीन होते हैं, हम लैंप लाइटनिंग करते हैं और विधिवत प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज हमारे बीच जो गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पर आए हुए हैं, जिनके नाम यहाँ पर मैं अनाउंस करने वाला हूँ, उनका ओहदा अपने आप में हमारे देश के लिए बहुत बड़ा है। तो मैं चाहता हूँ आप सभी की तालियां हमेशा हर समय बजती रहनी चाहिए, ढेर सारी तालियों के साथ आप हमारे चीफ गेस्ट का स्वागत करें। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज वेलकम ग्रुप कैप्टन ब्रजेश कुमार चौहान, ग्रुप कमांडर एनसीसी नागपुर ग्रुप। Make some noise. थोड़ी बजती रहनी चाहिए तालियां, थोड़ी होती रहनी चाहिए। Now another guest of lecture, Colonel Amod Chandana, Commanding Officer, 20th Maharashtra Battalion, NCC Nagpur. Now please welcome Wing Commander Ratnakar Singh, sir. Make some noise. Ministry of Defense. एक और गेस्ट का नाम यहां पर लेना चाहूंगा, बट आज वो यहां पर मौजूद नहीं, लेकिन आपकी तालियां जरूर चाहूंगा। लेफ्टिनेंट कमांडर दीप करण सिंह, ऑफिसर कमांडिंग 4 महाराष्ट्र एनसीसी नावल यूनिट। इन बिहाफ ऑफ, मेक सम नॉइज फॉर सब लेफ्टिनेंट राहुल आरएन। जोरदार तालियां। साथ ही साथ और प्रिंसिपल ऑफ अंबेडकर कॉलेज भुवनेश्वरी मेहरे, प्लीज जोरदार तालियां। And the president of Yuva Career Club, Monal Thul, make some noise. मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि लैंप लाइटनिंग करके आज के इस प्यारे से प्रोग्राम की शुरुआत करें। एक एसएसबी इंटरव्यू के लिए कोई बच्चा गया, ही वॉज नॉट ए एनसीसी कैडेट, ठीक है। तो जब वो बच्चा एनसीसी में इंटरव्यू में था तो इंटरव्यू ऑफिसर ने उसको पूछा कि आप फ़ौज में जाना चाहते हैं। सर हाँ सर, मैं फ़ौज में जाना चाहता हूँ। तो अपनी एंथुसियाज्म दिखाने के लिए उन्होंने इंटरव्यू ने उससे जब पूछा कि आपने क्या किया या आप क्या करना चाहते हैं फ़ौज में जाके, या आपने क्या क्या तैयारी की, तो ही सेड कि मैंने सर एनडीए के लिए तैयारी कर रहा हूँ
सर मैं अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहा हूँ। सो जस्ट इमेजिन कि उसको कुछ आइडिया ही नहीं था कि अग्निवीर क्या है और एनडीए क्या है, एसएसबी क्या है या सीडीएस क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जा रहे हो इस लेवल पे तो आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये जानकारी कैसे होगी? तो आपको या तो कोई गाइड करे या आप खुद पढ़ पाओ, ठीक है। विद दिस आई एम थैंकफुल टू प्रिंसिपल एंड मुनाल जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट सो दैट पीपल कैन बी एजुकेटेड। और इससे फ़ायदा सिर्फ आप लोगों को ही नहीं होगा, जो लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि आप अपने जितने आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप बताएंगे तो उनको भी जानकारी होगी। सो जानकारी बढ़ती रहेगी। ये जो है अभी देखिए, दिस इज़ अ कम्पिटिटिव वर्ल्ड। अभी क्या हो रहा है, जो नॉलेज की बाउंड्रीज ख़त्म होती जा रही हैं। पहले था कि जब बच्चे कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, तो आपको नॉलेज मिलती थी टीचर्स से, लेक्चरर से। बट कोविड के टाइम में क्या हुआ, कोविड के टाइम पे इट बिकेम मोर चैलेंजिंग आपके लिए भी और आपके टीचर्स के लिए। आपके जो टीचर्स या कॉलेज में लेक्चर, सबके लिए चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि आपका ना किसी से कांटेक्ट है, आप ऑनलाइन पढ़ के खुद नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं। इसका रिजल्ट भी, फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि पहले जो नॉलेज लिमिटेड थी बुक्स तक, जो लिमिटेड नॉलेज थी सिर्फ अच्छे स्टडीज़ में, अच्छी लाइब्रेरी तक, वो सारी नॉलेज हर इंसान के पास पहुंच गई, क्योंकि आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप्स हैं, पीसीज़ हैं। तो नॉलेज आपको हर जगह, सिर्फ आपके पास बिजली होनी चाहिए, एक इंटरनेट का कोई माध्यम होना चाहिए, कोई मीडियम होना चाहिए, तो नॉलेज अवेलेबल है, ओमनी प्रेजेंट है। आपने रियलाइज़ किया होगा पिछले लास्ट 2-3 ईयर्स में। तो आप नॉलेज तो अवेलेबल है, लेकिन आपको कोई चैनल दिखाने वाला, कोई रास्ता दिखाने वाला भी होना चाहिए साथ में। मतलब टीचर इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी टीचर मुझे मिलता है आज भी, किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज का, वो सब आदरणीय है हमारे लिए, क्योंकि वही हमारी नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कर सकते हैं और आपको उनका गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। जो नागपुर है या विदर्भ क्षेत्र है, ये हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से पिछड़ा रहा है, लेकिन सब चेंज हो रहा है। पूरी दुनिया ही चेंज हो रही है, तो विदर्भ क्यों नहीं चेंज होगा? हम यहाँ पे, हम सब स्पेशली जो आर्म फोर्सेस से हैं, कोई भी शायद विदर्भ रीजन से फिलहाल नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग नहीं हैं, कुछ थे अभी। वन ऑफ आर कलीग कल दबोलकर है जस्ट रिटायर्ड, तो काफ़ी लोग हैं। बट हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम किस रीजन में हैं। हम चाहते हैं कि सारे बच्चे उस रीजन के जहाँ भी हम हों, उनको उन्नति करें, आगे बढ़ें, ठीक है ना। सो दैट इज़ आवर एम। विद दिस प्रॉब्ली दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म और सम प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट ऑफ विद, कि जो मनाल जी एंड प्रिंसिपल ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, सो दैट एटलीस्ट एक फील्ड में तो हम बच्चों को तैयार कर सकें या जानकारी दे सकें। और बहुत सारे फील्ड हैं, ऐसा नहीं कि आप डिफेंस में नहीं जा पाए तो आप और कहीं नहीं जा पाओगे। हो सकता है कि आप डिफेंस के लिए जाएं, लेकिन आपके पास जो डिफेंस को आवश्यकता है, जो क्वालिटीज़ की, वो आप में ना हो, ठीक है ना। लेकिन आपको कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। कोशिश हम नहीं कर सकते, कोशिश आपको करनी पड़ेगी। और जब आप एक फील्ड के लिए, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब आप एक फील्ड के लिए तैयारी करते हो तो एक्चुअली आप बहुत सारे फील्ड्स के साथ एक साथ तैयारी कर रहे हो। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास गाइडेंस है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप कल ही एनडीए या सीडीएस या डिफेंस के एग्ज़ाम दे सकते हो, आप दूसरे भी दे सकते हो एग्ज़ाम्स। लेकिन एनडीए के एटलीस्ट या डिफेंस के लिए आपको गाइड करने के लिए कोई है अवेलेबल आज की तारीख में। हम सब बैठे हैं आपके नॉलेज गाइडेंस के लिए। एनसीसी कैडेट्स, दे गॉट एनॉर्मस पोटेंशियल। विद दिस नॉट ओनली जो नागपुर को अगर आपको मालूम हो, जो बच्चों को, कि नागपुर इज़ 3rd लार्जेस्ट सिटी इन महाराष्ट्र एंड आई थिंक 14th लार्जेस्ट सिटी इन आवर कंट्री। एज पर आई थिंक 2019 जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से टिल 2035 नागपुर इज़ अमंग द 8th फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी इन द वर्ल्ड। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, ठीक है ना। सो जो पोटेंशियल है इस एरिया में, या जो आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत इनॉर्मस है। लेकिन मेहनत आपको करनी है। हम मेहनत नहीं कर सकते आपके लिए, वी कैन ओनली गाइड यू। एंड आज हमारे साथ कल नमोलकर हैं, कल नमोद वेंकट रत्नाकर, दे विल गाइड यू थ्रू द प्रोग्राम फॉर वेरियस कोर्सेज फॉर either pre-graduation or post-graduation or NCC entries or whatever other entries, even Agni Veer, those who are aspirant of Agni Veer, उन सब के लिए पेरेंट्स, जो फ्यू पेरेंट्स जो हैं, और जो है ये जो नॉलेज है आपके पास, वो सबके साथ शेयर कीजिए। नॉलेज हमेशा शेयर करने से बढ़ती है।
अगर आप अपने पास रखेंगे तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। आप खुद भी अपने आप को भी फ़ायदा उठाना है और अपने साथ सबको लेके चलना है, तभी हमारे कॉलेज, हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे जो पड़ोसी, हमारा जो पूरा एरिया है उसका विकास होगा। विद दिस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम श्योर आप में से ही कोई कल कोई जनरल बनेगा, कोई चीफ मार्शल बनेगा, और जब हम सुनेंगे कि भाई ये नागपुर से थे या ये उस रीजन से थे, ये उस टाइम पे हमारे पीरियड के टाइम पे थे, तो विल फील ऑल्सो प्राउड ऑफ यू, यू नो। और आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, लेक्चरर्स, सबको कितनी खुशी होगी। With this wish you all the best without taking much of your time and we'll continue with the program. कोई भी आपको डाउट या और कोई गाइडेंस हो, ऑफिसर्स आर अवेलेबल टू हेल्प यू आउट। इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल फॉर कोचिंग। काफ़ी लोग बच्चे जो कॉन्फिडेंट नहीं रहते वो कोचिंग लेना चाहते हैं वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए। बाई ऑल मीन्स डू टेक कोचिंग, बट कहीं भी आप पैसा मत दीजिए। मैं सब पेरेंट्स को और बच्चों को एडवाइस करूँगा कि आप कहीं भी जो पैसे लेके करते हैं कि हम इतना पैसे ले लेंगे और आपको ये करा देंगे, प्लीज़ जस्ट फॉरगेट इट। पैसे से कुछ नहीं होता। कोचिंग लीजिए बाय ऑल मीन्स। अगर आपको जो अच्छी इंस्टीट्यूट्स मिल रही हैं ले सकते हैं उनसे, लेकिन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी आपको पास नहीं करा सकती, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको और फर्दर गाइड कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। आपके मैं क्या कहूँ, आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो सिमुलेट कर सकते हैं, जैसे आपके स्कूल में, कॉलेज में होता है। वो आपको वो एग्ज़ाम आपको 2-12 एग्ज़ाम्स करा के बता देंगे कि क्या होने वाला आपका उस लेट से SSB इंटरव्यू है या इंडिया एग्ज़ाम है। लेकिन माइंड यू वो आपको पास नहीं करा सकते मेहनत जब तक आप नहीं करोगे। करेक्ट, वो भी आपको गाइड ही कर सकते हैं बाय ऑल मीन्स, जिसको भी। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है ना। सो अपने पेरेंट्स को भी एडवाइस कीजिए कि जो टाउट्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं ना कभी कभी बीच में, कि हम पैसे ले लेंगे, इतने पैसे ले लेंगे, जो प्रिवेंट है वो सिस्टम अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सब सिस्टम ऑनलाइन है, सारा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। सो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और ये डिफेंस ही नहीं, आई थिंक अब धीरे धीरे हर एग्ज़ाम के लिए हो रहा है। Regarding career guidance, I will talk about the Air Force only. A few years back, I was also NCC cadet, UP, JD 87, and similar clapping we used to do. No, that clapping, that 1, 2, 2, 2, something is there, no, the way some was announcing. And that time somebody was giving us a talk. So we were thinking, what nonsense, yeah, these guys have become, and we are just sitting and I don't know. But see, today I'm sitting and tomorrow all of you will be sitting, not in this place, but I'm sure in other places also. So it is just a time, it is a phase of time. You are in a learning phase, growing up phase, and building up a career phase. We all have done it, and that's how we find things very simple. And you also think what nonsense they're talking, it's not feasible, but it is very much feasible. I've been in NCC, I've been through NDA, then Air Force Academy. So we have seen, and we find the things are very, very simple. Only thing you all need to be a little focused. As far as the career in the Air Force is concerned, all of you have mobile. किसी के पास mobile ऐसा है जो नहीं है किसी के पास with data. Anyone who doesn't have a mobile which has a data, सिर्फ पुराना वाला है ना, तो you're living in a stone age. Grow up, all right? Everybody these days have a data. So in case you want to know any career in the Army or the Air Force, you don't need to ask anyone, you don't need to go anyone, just Google it, how to join Army, how to join Air Force, these 3-4 sentences, and you'll have 10,000 sites, the official sites, the unofficial sites, the career guidance sites. They will tell you how to go about it, क्या requirement है, क्या चाहिए, क्या physical standards हैं, क्या mental standards हैं, क्या qualification चाहिए, कितने marks चाहिए, क्या subject, everything is there. So whatever you will see in the slides that I'm going to show in a while, there is nothing new I'm talking about. There is nothing out of world I'm talking about. It's all there on the Google. It's all there in the open domain. You just search it and it is available to you. But just to put a reference, because since something has to be told how to go about the career thing, we'll just talk about step by step. So Air Force broadly we have 3 branches. One is the flying branch, which is the operational branch we call it. And to support the flying branch, we have ground duties, which is technical branch, and the ground duties, which is a non-technical branch. In the flying branch, we have all kind of thing like fighters, transport, helicopters, navigation, the missiles, the surface-to-air ground weapons. So these they make part of the flying branch. Then ground duties technical, we have engineers who maintain the aircraft. Some are into the electrical engineer, some are into mechanical engineer. All right, so electrical guys deal with the electronic things and mechanical guys deal with the
the machines, how they move, how they not move. Then ground duties branches, we have logistics branch, the administrative branch, the education branch, the accounts branch. So this is about the branches in the Air Force. Now to be in the flying branch, if you want to be part of the flying branch, then you must have a PCM in class 12th, all right? To be part of the flying branch, the basic requirement is you should have physics, chemistry, maths in your class 12th. You should have passed with the 33% marks for the NDA, and similarly for the CDSC. For FCAT, marks are different, which I will show you. If you do not have science PCM in class 12th, you can forget about touching the aircraft. You can only apply for the ground duties branches, all right? So we'll see next. The mode of entry for the offices, the NDA, CDSC, FCAT, and NCC special entry, which most of you are aspiring for, the NCC cadets who are there. So that's what Chauhan had told me a while back. The child went for the NDA SSB, and then he's got it preparing for what? So he tell me I'm preparing for NDA also, I'm preparing for Agniveer also. So both are absolutely different thing. NDA is for the officers and Agniveer is for the airman ranks. So that means the child actually didn't know where is he heading, he's just doing something and reach somewhere. So that is the 4 modes of entry. NDA is after class 12th, open for boys and girls. CDSC is for the men only, which is after graduation. FCAT is for boys and girls both after graduation. And NCC special entry, which you know. So we'll go to NDA first. Next slide. You read the eligibility criteria of the NDA. It is after class 12th. You should be either studying in class 12th or you should have passed class 12th. Check the age. Most of you qualify that age even if somebody has passed class 12th. You should have physics, chemistry, maths. Then, because NDA, we take only flying branch. And now we have started ground duties also. So, go through the slide. CDSC, it is after the graduation. After 24 years, Indian, single, men only, graduates. CDSC is again for flying branch and only. Next. Next slide. FCAT. This is the recently started phenomena when we found that officers are falling short and through NDA and CDS not enough are coming. So the FCAT, which is both NDA and CDS are conducted by UPSC. The FCAT is not by the UPSC, it is conducted by the Air Force. See the qualification, 50% marks in maths and physics at 10+2 graduates, or that is for the technical, below is the non-technical. Next slide. NCC special entry, the children who have passed C certificate in NCC. Okay, we'll hold, settle down. Okay, settle down fast. NCC entry for children who are the C certificate, you get a call for SSB, and that is how you join the armed forces. Next slide. Next. Too many criteria through the NCC entry. You go to next. Next slide. Now we come to the airmen. Officers, anybody has any doubts? Officers के बारे में किसी कोई doubt है कि how to join as an officer in the Indian Air Force? All of you are clear? I was an NCC Army Wing cadet in my school, and I happened to be the Air Force because in the NDA form I ticked Air Force. It was the first, then Army, so I ticked Air Force, and that's how I'm here in the Air Force uniform. But otherwise Army cadet. So airmen we have two, again technical, non-technical, same as the officers. The technical guys are working on the aircraft. Next. The technical guys who work on the aircraft, the radar system, the machines, all this thing, and non-technical who are again into the office duties and other things.
This year onwards, we have entry for the airmen only through the Agniveer for initially 4 years, then 25% of them will be retained. And there is a written exam, physical test, a written exam, and that's how you, merit list is made, and then you join as the airman, technical. Next. Similar procedure for the non-tech, depending on what you're opting for. Next. So again, this is where everything ends. For anything that you need, you just Google it. It will be guided very properly. You will reach there. So Air Force Academy is at Hyderabad. Where is the airman training for the Air Force is done? Any idea? If you join, become Agniveer, where do you go for training? Anyone? There's a place called Belgaum. Has anybody heard Belgaum? हाँ? किसी ने सुना है बेलगाम का नाम? There's a place Belgaum, so airmen, the Agniveer recruitment, they go there for the training. So now you know where you are heading for various entries. किसी को इसमें कोई डाउट है अभी एयरफोर्स कैरियर के बारे में? This is all official information which is available on the internet. Anything other than what anyone wants to know? That's I'm keen. That is the whole purpose of coming and talking to you, because all these things you will get on the internet. The things which you want to know and nobody has been able to tell you, that is what we are standing. Tell me. So what are the chances of me getting into the in the Air Force through NCC? 100% chances. Why you have this doubt with you? So like, is there any specific number of students can get selected through NCC special entry? There must be any limit of NCC special entry, I guess. How many seats you want for yourself? Just one. One is there. All right? Okay, sir. So one is there. So you want only one? You be good enough to be that one. Yes, sir. All right, it's a competitive world. We want the best, be the best, and you'll be in. Thank you, sir. Yeah, ask him question. Through Agnipath, can we join flying officers? You're not listening. That is what. When I was talking about that time, can somebody tell her from the group? The question is, through Agnipath, can she become flying officer? Is that what you're asking? Yes, sir. Can somebody tell her? कोई इसको बता सकता है कि सही? हाँ बताओ. अग्निपथ स्कीम नॉन ऑफिसर एंट्री स्कीम है, जिसे सिर्फ सोल्जर जैसे एयरमैन के लिए भर्ती दे सकते हैं. Correct. और ऑफिसर एंट्री के लिए CDS, FCAT एंड NDA. Correct. So understood now. Officer's rank start from the flying officer and goes till Air Chief Marshal. All right. And the airman rank starts from the leading aircraft man and it goes up to the master warrant officer. So now this doubt is clear. So why you chose Air Force, sir? Why not Army, Navy, any of them? Yeah, because Air Force is best here. Yes, sir, but Army and Navy also is the best, sir. They're second best. Okay, thank you, sir. Are you from the flying branch? Yes, I'm flying, but this is the flying overall I'm wearing, which we normally wear in the aircraft. Sir, did you ever fly a fighter plane? No, I went for transport stream. So how do you feel when you fly a Air Force plane? It is just a machine, yeah. It is a machine. You sit in a vehicle and you do, and the same feeling is there in the aeroplane also. Thank you, sir. You operate that machine. The machine does everything. Very mechanical, very systematic. Ask question again. Sir, NCC special entries में subject criteria होता है? For the branch you are choosing. If you are choosing for flying branch, then you should have PCM in class 12. Yes. Okay. Otherwise, in NDA, we have trained together. My coursements are in Navy, my coursements are in the Army. So, and we all have been working together, we have trained together and we have gone together. So, there is no difference between what color of the uniform you're wearing. To be very frank, it just said, she asked me why join Air Force, there's no specific reason why join Air Force is the best. It's all right. But there is no difference in the color of the uniform. The protocol, the hierarchy, the discipline, and the kind of requirement which armed forces need, they need the same from everyone. It is not that they need something different from the Air Force NDA cadet or different from the Naval NDA cadet. The SSB centers are different, that's it. Everything is same.
The training pattern, the syllabus in the NDA for 6 terms, we all study together. We all do everything together. It's only the 6th term that we get the bifurcated, trifurcated, depending on the service. So it is only the color of the uniform. Otherwise, there is absolute synergy, absolute the same training, discipline, pattern, methodology, the hierarchy. Everything is same. The ranks are equivalent. There is no difference. So it's all right. It's a lot of people want to join Navy. A lot of people want to join Army because of difference. Aspirations it provides, but don't have this doubt कि Air Force different, Army. No, we're not different. Chandan is a 82nd course. He is with my many school types. So we all know each other very well. So don't get foxed down by I'm not in the Air Force, I'm not in the Army. All right. It's a transformative scheme. अग्निवीर को आर्म फोर्स में भी भर्ती का एक नया जरिया बनाया गया है. 4 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाएगा एंड अभी इक्वल अपॉर्चुनिटी लेडीज़ को भी इसमें दिया जाएगा. नेक्स्ट, आपको एक मंथली पैकेज फिक्स है. एवरी ईयर थोड़ा इंक्रीमेंट है. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर उसको मैं कवर करूंगा. एंड इसके बाद आपको एक परमानेंट कैडर का भी ऑप्शन है. 75% लोग बाहर जाएंगे. 4 साल के बाद सारे जितने अग्निवीर थे वो सब बाहर जाएंगे, लेकिन जो 75% बाहर गए उनको पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी और क्या क्या मिलेगा विल जस्ट डिस्कस दैट. एंड 10% रिजर्वेशन पैरामिलिट्री में है. पैरामिलिट्री फोर्सेस कौन सी है हमारी? BSF, असम राइफल्स, ठीक है, ITBP, सेना सुरक्षा बल. चलो नेक्स्ट. सिर्फ इस साल के इतना हल्ला गुल्ला हुआ जब स्कीम आई, दंगे हो गए, बिहार में ही जला दिया, ट्रेन जला दिया, वो कर दिया, तो गवर्नमेंट ने बोला चलो इस साल के लिए, क्योंकि अचानक ये स्कीम आई है, कुछ बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, इस साल के लिए 23 ईयर्स एज करिए, 23 साल. उसके बाद एनरोलमेंट जैसे मतलब 4 साल का है. आपको जो भी ट्रेनिंग दी जाएगी, रिगरस ट्रेनिंग, एंड आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल है. नेक्स्ट. ओके, आपको कितने पैसे मिलेंगे, क्या तनख्वाह होगी? तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपको मिलेंगे 30,000 प्लस जो अलाउंसेज हैं. अभी अलाउंसेज डिपेंडिंग आप कहाँ पोस्टेड हैं. अगर मैं CH इंग्लिश में हूँ तो वहाँ पे 20-25 हज़ार एक्स्ट्रा मिलेंगे. अगर आप फ्लाइंग कर रहे हैं, ऑफिसर फ्लाइंग करते हैं, तो उनको 50,000, 1 लाख डिपेंडिंग क्या, बट नॉट फॉर द अग्निवीर. आप नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी एरिया में तो वहाँ पे 8,000 से 10,000, 12,000 डिपेंडिंग आप क्या रैंक है उसके हिसाब से. DA नहीं मिलेगा. तो आई विल टच ऑफ द बेसिक ओनली 30,000 प्लस अलाउंसेस, उसको वहीं रखते हैं. सेकेंड ईयर में थोड़ा सा बढ़ गया, 33,000 रुपये. थर्ड ईयर में 35,000, 35,500. एंड चौथे साल में 40,000 प्लस अलाउंसेस. ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट किया हुआ है. ओके नेक्स्ट. जो आपको इसके अंदर कंपनसेशन, अगर कुछ आपको हो जाए, आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर 48 लाख का मिलेगा, 48 लाख का. और एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट है 44 लाख का अगर आपकी डेथ हो जाए. लेकिन वो डेथ ये नहीं कि आप रोड पे जरा एक्सीडेंट हो गया, एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, कि आप फौज के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे, या कोई एक्सरसाइज में थे, या यूनिट लाइन में कुछ कर रहे थे, PT कर रहे थे, या भाग रहे थे. एक होता एट्रीब्यूटेबल मिलिट्री सर्विस कि हाँ ये मिलिट्री रीजन से मरा है, कोई मिलिट्री के काम करते. दूसरा है कि जा रहा था घूमने अपनी कार में, शाम के टाइम छुट्टी टाइम वहाँ डेथ होगी, तो दोनों फ़र्क है. और आपकी डिसेबिलिटी, अगर आपका एक हाथ निकल गया, कट गया, 2 हाथ कट गए, 1 आंख गई, 2 आंख गई, 1 टांग गई, सिमिलरली अलग अलग ऑर्गन्स का कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो डिसेबिलिटी कितने परसेंटेज है? 25%, 50, 75, 100, उसके हिसाब से आपको. अगर आप 100% डिसेबिलिटी है तो 44 लाख, 75% डिसेबिलिटी है तो 25 लाख. और आपके बाकी कंपनसेशन मैंने जैसे बोला है कि रीड दैट, डिसेबिलिटी कितनी परसेंट, 20 से अगर आपकी 49% लगे तो 50% डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी. पेंशन ही अलाउंस जो आपका कंपनसेशन का. 50 से 75 का 75%, एंड 75 से ऊपर जो है 100% तक आपका 100%. नेक्स्ट. ओके, सेवानिधि. अगर आप सेवानिधि पैकेज है कि आपको आप जो आप पेमेंट है आपकी, जो जैसे 30,000 आपको मिल रही है ना पहले साल, उसका 30% गवर्नमेंट रख लेगी. जैसे कितना होगा 30% और 30,000 इज 9,000. 9,000 गवर्नमेंट भी डालेगी आपके पैसे में. आप लोगों को NPS का आइडिया है, न्यू पेंशन स्कीम. जो लोग अभी तक के अग्निवीर से पहले 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए थे, उनको पेंशन नहीं मिल रही पैरामिलिट्री में. तो अगर वो अपने 2,500 डालता है अपने पर मंथ PPF टाइप स्कीम है, तो गवर्नमेंट भी 2,500 डालती है. तो उसी तरह आपके 9,000 डालो तो गवर्नमेंट 9,000 डालेगी. ऐसे करते करते 5.02 आप डालते हैं तो गवर्नमेंट 10.04 डालती है. वो आपको पैकेज इक्वली बैलेंस उसका दिखा रहे हैं कि क्या फिगर है.
एंड मंथली जो कटिंग वही बोला 30% आपके इसमें पे से कटिंग होगी इसी स्कीम के लिए, मतलब पैसा आपके काट के आपके अकाउंट में जा रहा है, आपको ही मिलेगा जब आप 4 साल के निकलते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में या किसी और के पास जा रहा है, इट इज़ सो दैट योर फ्यूचर इज सिक्योर। और उतना ही अमाउंट जितना पैसा आप डाल रहे हैं उतना ही पैसा, जैसे 9,000 आपके कटे तो गवर्नमेंट 9,000 उसके अंदर मैच करेगी। फिर रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है, राशन, ड्रेस अलाउंस, अलग अलग ट्रैवल अलाउंस, जैसे गवर्नमेंट के लेट डाउन पॉलिसी उसके हिसाब से मिलेंगे। नेक्स्ट, सो दिस इज़ द इंडियन आर्मी की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in, उसी तरह नेवी की है, उसी तरह एयरफोर्स की है, तो इस साइट को भी देख सकते हैं अगर ज़्यादा डाउट्स हो। यहाँ तक किसी को डाउट अभी तक अग्निवीर का? पेंशन नहीं मिलेगी जो 4 साल में आउट हुआ, करीब 11.76 लाख रुपीज़ मिलेंगे आपको। लमसम पैकेज है, आपका बोर्ड ऑफ ऑफिसर बनेगा कि इस बंदे ने 4 साल में किया गया है, जैसे कॉर्पोरेट होता है ना, अप्रेजल रिपोर्ट या कोई कोर्सेज किए हैं, या उसकी जो कमांडिंग ऑफिसर है, कंपनी कमांडर, वो भी नंबर देते हैं कि भैया ये लड़का ठीक है कि नहीं। तो अगर आपको लेते हैं तो 25% में रखेंगे, फिर आपकी फिर से फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस आर्मी की शुरू होगी, एंड आपको जैसे जैसे आप रैंक में आपको मिलेगा हवलदार, सूबेदार जो भी है, तो आप यू विल गेट द पेंशन ऑल्सो अकॉर्डिंगली। तो ऑफिसर एंट्री के लिए अगर आपको परमानेंट कमीशन चाहिए तो 2, एक तो नेशनल डिफेंस अकेडमी और इंडियन मिलिट्री अकेडमी। एनसीसी स्पेशल एंट्री नहीं है, क्यों? एनसीसी स्पेशल एंट्री से अगर आप कमीशन होते हैं, आप शॉर्ट सर्विस कमीशन ले जा रहे हैं। कितने लोगों को एनसीसी कैडेट्स के बाद पता था? सिर्फ ये, बाकी आपका अगर बाकी लोगों के लिए अगर एनसीसी 3 साल ट्रेनिंग करते हैं, चलो बाद में करूँगा, कम ऑन दैट। नेक्स्ट, शॉर्ट सर्विस कमीशन है कि पहले जब मैं कमीशन हुआ था 1994 में, तो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था। उसके बाद आपको 2 ऑप्शन दिया था कि 5 साल और करना है कि परमानेंट कमीशन। अभी उनने 10 साल कर दिया है, 10 से 14 साल, 4 साल एक्सटेंशन करेंगे या परमानेंट आप ऑप्ट करते हैं। बट परमानेंट कमीशन शॉर्ट सर्विस को कम सिर्फ 4 से 5% मिल रहा है। एक तो हो गया अंडर ग्रेजुएट लेवल, 12वीं के दौरान मार्क्स जब आपके 12th के आते हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स के बेसिस पे आप एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। एक कैडेट ट्रेनिंग विंग करके अकेडमी खुली है जो पूना में है, मऊ है और सिकंदराबाद। उस एंट्री को बोलते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम। उसके अंदर फॉर्म में लिखा हुआ कि 70% अगर आप मार्क्स हो तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर बैच का परसेंटेज कभी 85, 87, 90 आता है। लेट्स से अगर 88 गया और आपके 88 से ऊपर है तो आपका स्क्रीनिंग में निकल गया नाम, तो आपको सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अगर इंटरव्यू क्लियर हो गया तो आप मेडिकल वगैरह करके आप 1 साल IMA जाते हैं देहरादून में, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में। उसके बाद ना बीटेक करने के लिए कोई भी इन 3 जगह में जाएंगे, या तो पूना, मऊ या सिकंदराबाद। फिर 1 महीने के लिए पासिंग आउट पीरियड ले जाएंगे, ऑफिसर बन के अपना 4था साल इंजीनियरिंग करेंगे, जहाँ से आपने अपनी 3 साल किए थे। एनडीए के अंदर क्या है कि मैं जैसे खुद एनडीए से हूँ, या तो आप BA कर सकते हैं, BSc। स्कूल में अगर आपका आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका आर्ट्स होगा तो ऑब्वियसली आप BSc नहीं कर सकते। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तभी आप BSc कर सकते हैं। 12th खत्म होने के बाद तो बैठ सकते हो, 12th के दौरान भी बैठ सकते हैं। सिमिलरली कॉलेज के अंदर भी आप 3rd ईयर कॉलेज में घुसते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर देना है। इस साल तो 4 सितंबर को एनडीए का एग्जाम भी था और CDS का एग्जाम भी था। तो अगर आप कॉलेज से जाते हैं तो आप 1.5 साल इंडियन मिलिट्री अकेडमी में ट्रेनिंग करेंगे। मैंने एनडीए से ट्रेनिंग की 3 साल, तो मैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी में सिर्फ 1 साल ट्रेनिंग करता हूँ। वहाँ 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। सो एक्स एनडीए कैडेट्स गो स्ट्रेट अवे टू सेकंड टर्म। नेक्स्ट, फिर यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम है कि आप जब 3rd ईयर कॉलेज में होते हैं, 4 साल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो प्लेसमेंट की तरह वो आते हैं फौजी लोग, आपको चेक करते हैं, अगर ठीक है तो आपको वहीं पे सिलेक्ट कर लेते हैं। कुछ क्राइटेरिया कि हर साल आपके 60% ऊपर नंबर होने चाहिए। देन 4th के बाद देन यू कैन कम फॉर द SSB। वो सर ने कवर किया है, 16.5 से 19 साल उसके एनडीए खड़गपुर से पुणे में यूपीएससी एग्जाम करती है। 2 पेपर होते हैं, एक मैथ्स का और एक कॉमन इंग्लिश, साइंस, जीके। जो ग्रुप कमांडर साहब बात कर रहे थे कि कोचिंग ना लो, मैं करेक्ट कर देता हूँ उनको। उन्हें जो बोलना चाहते थे कि जो भर्ती के जवान भर्ती के लिए ना 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख लेते हैं, वो मत दो। जवान भर्ती अभी आपको पता नहीं होगा, 17 मैं अभी कैंप कर रहा हूँ। मेरा कैंप थोड़ा लेट था, मेरे को बोला आप 15 सुबह खाली करिए, जल्दी कैंप शुरू कर निकलो, क्योंकि 17 से भर्ती शुरू होने वाली है। 17 सितंबर जब 7 अक्टूबर या भर्ती होगी, अगर आप सब भर्ती के लिए आएंगे तो मैं एक ऑफिसर ही होगा, वहाँ पे 10 ऑफिसर होंगे। मैं इंजीनियर्स का हूँ, कोई इन्फेंट्री का सिकले का होगा, कोई बेलगांव का होगा, कोई नेवी का होगा, अलग अलग होंगे। और 50 कैमरा कम से कम लगे होंगे। तो अगर मोदी जी का बेटा भी आ जाए या गडकरी जी का पोता भी आ जाए, 100 कैमरे लगे, अगर वो फर्स्ट 50 लेने और वो भागने में 50 फर्स्ट आया तो उसको नहीं ले सकता कोई भाईबंदी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर सबसे जो खाकी ड्रेस वाले लड़के बच्चे बैठे हुए हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स,
इनको बहुत फ़ायदा है कि अगर इनने सी सेट कर लिया, 3 साल ट्रेनिंग कर ली, तो इनको ये भर्ती वाला रिटर्न नहीं देना पड़ेगा। मैथ्स का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी और मेरी अंग्रेजी में। मेरे अगर 82 आ रहे हैं तो आपके 81 होंगे। साइंस हमारा कॉमर्स बायोलॉजी के क्वेश्चन बराबर। मैथ्स में 120 क्वेश्चन होते हैं, कौन जल्दी सॉल्व करेगा सही करेगा। मेरा 60% है 12th में। आई एम नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, और मेरा क्लासमेट था उसके 94% आए थे। वो IIT क्लियर हो गया, मैं IIT क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मैं NDA क्लियर हो गया, वो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने थोड़ी कोचिंग ली थी। तो मैं जैसे किसी को बताता रहता हूँ, जैसे साइंस स्टूडेंट है ना आप लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है +-b² - 4ac / 2a, अगर कोई क्वेश्चन दे दे और उसको सॉल्व करने बैठ जाओ, मुझे 6-7 मिनट लगेंगे। लेकिन मैंने वहाँ ऐसे टेक्निक सीखी, कभी कभी जो 4 आंसर दिए ना KBC, उसको आंसर डाल दो, जल्दी आंसर सॉल्व हो जाता है। तो आई थिंक मैम नीचे बैठी हैं, वानखेड़े मैम, वो उनकी अकेडमी है, और भी 3-4 अकेडमी है, प्रहार की, प्रसन्न चौधरी की। सो इफ दे कैन गिव यू दैट टिप, दैट्स रियली हेल्पफुल। एंड दूसरा पॉइंट, स्पोकन इंग्लिश शशि थरूर वाली नहीं चाहिए, लेकिन बिल्कुल ही मराठी मनुष्य है, तू बिल्कुल ही नहीं बात कर रहा, तो मेरी सजेशन है, आप अभी फर्स्ट ईयर है कॉलेज में, या 11th में, 10th में, 9th में, आप बेटा थोड़ा सा इंग्लिश में बात करना थोड़ा सीखो, थोड़ी सी आस्ते आस्ते करो। तो काई ज़ाला वो तो ठीक है, अभी तू DD मराठी भी देख रहा है, अगर छतरी घर में डिश भी नहीं, DD मराठी भी देख, मोटू पतलू कार्टून भी देख, DD नेशनल इंग्लिश में भी सुन। मैं नहीं बोला BBC या शशि थरूर की अंग्रेजी बोलो, इतनी ठाटा अंग्रेजी करेगा तो डिस्ट्रिक्ट खोलनी पड़ेगी, बट बेसिक इंग्लिश तो बोलो। ऐसे वही रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट एंड मेरिट। नेक्स्ट, NCC स्पेशल एंट्री है। वन कैडेट आस्क्ड, आई हैव गॉट वन फ्रैंक ओपिनियन ऑन दिस। NCC स्पेशल एंट्री स्कीम में एक तो शॉर्ट सर्विस की पोजीशन है, परमानेंट नहीं है। दूसरा सिर्फ 20 से 25 सीटें हैं, और बच्चे आते हैं RD पीरियड के टॉप, जो बेस्ट एयर कैडेट, वो बॉम्बे के, बेंगलोर के, उनकी इंग्लिश तो है ही हमारे से माशाल्लाह, वो GK VK भी बहुत अच्छा रहते हैं। 94%, 95% 12th में, ग्रेजुएशन में 80% है अबव। तो उसके लिए आपको बड़ा टक्कर करना पड़ेगा, और मेरी सजेशन है, अगर आप बहुत सीरियस हैं तो ये ज़्यादा टफर है, सीटें कम है, इससे जब CDS के लिए तैयार करें, या उसमें 100 सीटें करीब होती हैं, बट हाँ उसको रिटर्न क्लियर करना पड़ेगा। तो NCC स्पेशल एंट्री आप बोलोगे फ़ायदा क्या है सर? तो नुकसान ये है, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, चलो ट्रायल मार के आते हैं। आप ट्रायल के लिए SSB के लिए चले गए और आप पास नहीं हुए, फेल नहीं बोलूँगा, आप उस SSB में पास नहीं हुए, और 2-4 महीने के बाद आपका CDS का रिजल्ट आया और उसमें पास हो गए, और आपको SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उस इंटरव्यू में आप रिपीटर बैच वालों के साथ जाओगे, फ्रेश वालों के साथ नहीं। मतलब जो पहले एक बार SSB दे चुके और फेल हो गए, तो उनके साथ आपका कंपटीशन होगा, वो और भी ज़्यादा टफर होता है। फिर आर्मी एजुकेशन कोर है, जो पोस्ट ग्रेजुएट या BEd किया हो जिनने। नेक्स्ट, वेबसाइट्स आपको बताया हुआ है, भारत रक्षक, ज्वाइन इंडियन आर्मी, ज्वाइन, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव फिनिश्ड। मेरा जो आज का बेसिक लेक्चर है वो इंट्रोडक्टरी। कितने लोग हैं जो नेवी को जानते हैं या नेवी को समझना चाहते हैं? ऑब्वियसली NCC कैडेट ही बचे हैं, और बाकी बहुत सारे लोग और भी। जनरली कैसा है, जब मैं वानखेड़े मैडम से बात कर रहा था, तो वानखेड़े मैडम ने बोला कि विदर्भ और नागपुर में नेवल का ऐसा बहुत क्रेज़ नहीं है, या नेवल के बारे में इतनी गाइडेंस नहीं मिलता है लोगों को, या किसी को पता नहीं है। जनरली बहुत छोटा सा है, 83,000 सर्विस पर्सन और 11,000 सिविल पर्सन, तो एक छोटा सा यूनिट है। आर्मी के शायद 12-13 लाख सर्विस में हैं। तो पहला इंट्रोडक्शन तो ऐसा रहेगा कि ये जो प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन का एम क्या है। बेसिकली मैं ऑफिसर्स एंट्री में किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं अपन, उसके बारे में डिटेलिंग में पूरा जाऊंगा, और NCC कैडेट्स को क्या बेनिफिट्स हैं स्पेशल एंट्रीज़ में, उसके बारे में जाऊंगा। जो नेवल सर्विसेज है, वो बेसिकली 4 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है नेवल सर्विसेज में। एग्जीक्यूटिव ब्रांच, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन ब्रांच, और उसके बाद अपना इलेक्ट्रिकल ब्रांच और एजुकेशन ब्रांच, ऐसे 4-5 ब्रांचेस है। इसमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच में परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों हैं। जितने भी ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, सभी में परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन सभी है।
एजुकेशन ब्रांच में जो हम लोग की एंट्री होती है, बेसिकली 2 टाइप से तो एंट्री होती है, CDS के थ्रू, SSB के थ्रू, NDA के थ्रू, और एक इंडियन नेवल एकेडमी के थ्रू। ये सारी एंट्री होती है, UPSC और नॉन UPSC। यानी अगर आपको नेवल में जाना है तो आपको मेहनत तो करनी है, लेकिन एग्जीक्यूटिव ब्रांच में चाहे वो शॉर्ट सर्विसेज हो, चाहे वो अपना परमानेंट कमीशन हो, उसमें 3 ब्रांचेस और है। पहला है आर्मर्ड ब्रांच, लॉ ऑफिसर ब्रांच, लॉजिस्टिक ब्रांच, म्यूज़िक ब्रांच, और एक एंट्री रहती है यूनिवर्सिटी एंट्री, यूनिवर्सिटी स्कीम एंट्री के तहत। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में हमारे आर्मर्ड ब्रांच, लॉ ऑफिसर ब्रांच, लॉजिस्टिक ब्रांच, म्यूज़िक डायरेक्टर ब्रांच और यूनिवर्सिटी स्कीम से जितनी भी एंट्रीज आती है वो सारी। अब इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? जब मैं नेवल की बात करता हूँ तो PCM ग्रुप कंपलसरी, PCM ग्रुप में आपको होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आर्ट्स वाले हैं, साइंस वाले हैं, या आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं तो आप जा नहीं सकते। आप डेफिनेट जा सकते हैं, उसकी वेरियस एंट्रीज रहेंगी या उसका वेरियस अपना क्राइटेरिया रहेगा। CDS में आपको चाहिए बी इलेक्ट्रिकल, बी इंजीनियरिंग, NCC स्पेशल एंट्री, एनी बी कैंडिडेट स्पेशल एंट्री जा सकता है NCC कैडेट के लिए, NDA 12th पास। उसके बाद आर्मर्ड एंट्री, आर्मर्ड जो डिपार्टमेंट हमारा जिसको हम लोग गनरी बोलते हैं, गनरी डिपार्टमेंट, नेवल का गनरी डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच में, उसमें आपको बी ऑफिसर्स एंट्री की बात कर रहा हूँ, BTech और MCM, IT इंजीनियर्स, ये सारे आपको चाहिए। उसके बाद लॉ ऑफिसर्स, जितने कैंडिडेट यहाँ पर लॉ कर रहे हैं, लॉ स्कूल से अगर अंबेडकर कॉलेज से या कहीं से भी आप लॉ कर रहे हैं, अगर कैंडिडेट यहाँ लॉ वाले बैठे हुए हैं तो लॉ डिपार्टमेंट में आपको एक एंट्री है नॉन यूपीएससी के थ्रू, नॉन यूपीएससी के थ्रू लॉ डिपार्टमेंट की एंट्री है। उसमें आपको एडवोकेट का एक सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा, यानी आपका LLB कंपलसरी रहेगा। लॉजिस्टिक ब्रांच में बेसिकली MBA इन लॉजिस्टिक, MCOM अगर ऑनर्स इन लॉजिस्टिक, फिर उसके बाद BTech एनी डिसिप्लिन, एनी डिसिप्लिन, BCom, BSc और BA। बट इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन MBA, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन BCom ऑनर्स, MCom सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सारे लोग भी उसमें अपीयर हो सकते हैं लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में। फिर म्यूज़िक एंड डायरेक्टर, म्यूज़िक जो एक डिपार्टमेंट है अपना, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच का आता है, परमानेंट कमीशन, इसमें आपके लिए BA, BCom, BSc एनी स्ट्रीम, बट एक म्यूज़िक का सर्टिफिकेट, म्यूज़िक का एक थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। इसका एंट्रेंस अलग से आपका होगा। यूनिवर्सिटी स्कीम, एनी डिसिप्लिन, BTech यूनिवर्सिटी स्कीम के थ्रू जा सकता है। सेम शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये परमानेंट कमीशन की बात किया। सेकेंड स्लाइड, शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपके एंट्रीज़ में आ जाते हैं लॉजिस्टिक, लॉ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। अगर मैं नेवी की बात करूँ तो नेवी में आपका जैसे INS शार्दुल बेसिकली इसके साथ अटैच है, अपना आर्मी के साथ अटैच रहता है। उसके बाद एयरक्राफ्ट भी रहते हैं, ऑब्जर्वर भी रहते हैं, यानी कि अगर मैं नेवल की बात करूं तो उसमें आपका आर्मी का भी एडवेंचरस है, आपको एयरफोर्स का भी एडवेंचरस है, और नेवल तो है ही है। तो उसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, पायलट, नेविगेटर, ये सारी चीज़ें आपके रहेंगी शॉर्ट सर्विस कमीशन में। शॉर्ट सर्विस कमीशन में एक और चीज़ रहेगा, उसमें आपका एक आएगा एग्जीक्यूटिव ब्रांच में स्पोर्ट्स ब्रांच। फिजिकल एजुकेशन का आपको अगर चाहिए है तो, या अगर BA, BCom, BSc में आप हो लेकिन आपने नेशनल खेला हो तो आप डायरेक्ट एंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। NCC कैडेट का बेनिफिट कैसा है? आपको स्पेशल एंट्री मिलेगा। CDS में आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, SSB के लिए आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर एजुकेशन ब्रांच,
एजुकेशन ब्रांच में अपने पास आते हैं एजुकेशन एंड अपना इंजीनियरिंग ब्रांच या इलेक्ट्रिकल ब्रांच। एजुकेशन ऑफिसर अगर आप बनते हो तो उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर्स इन एनी स्ट्रीम। एनी स्ट्रीम यानी बीकॉम वाला बंदा भी, एमकॉम वाला बंदा भी जा सकता है, एमबीए वाला बंदा भी जा सकता है, और उसके बाद बीटेक वाला बंदा भी जा सकता है। ठीक, इसमें कोई डाउट है क्या? ऐसा नहीं होता है कि अगर नेवी के बारे में जनरली लोग बाग क्या सोचते हैं कि पीसीएम होना ज़रूरी है, या डिफेंस सर्विसेज में पीसीएम या साइंस बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। मैं यहाँ बैठा इसलिए हूँ क्योंकि आप लोगों को ये बता सकूँ कि अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी है, बीए बीकॉम के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ है नेवल में। ठीक, आपको एमकॉम करना पड़ेगा। जैसे अगर नागपुर यूनिवर्सिटी में आप आते हो तो डायरेक्ट लेक्चररशिप के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास करना पड़ेगा, लाइक नेट होना चाहिए, सेट होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए। सेम चीज़ है कि एजुकेशन अगर डिपार्टमेंट में आपको जाना है, एजुकेशन ऑफिसर बनना है, तो आपको एमकॉम है, एमबीए है, यानी मास्टर्स डिग्री आपको, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपको चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का बेसिक काम क्या है? हमारे चिप साहब बैठे, उनके बिना शिप चल ही नहीं सकती। क्यों नहीं? ऐसा बेसिकली चीफ साहब क्या होते हैं? चीफ साहब है सेलर के बॉस, ऐसा सीधा सीधा बोलो, सेलर एंट्री जो सेलर है उनके बॉस। तो शिप को चलाना पूरा काम किसका रहेगा? चीफ साहब का रहेगा, यानी अंडर द कमांड, यानी सेलर के ऑफिसर रैंक, और जो वाइस एडमिरल वगैरह हैं वो हमारे, या चान्ना साहब है हमारे ऑफिसर्स के बॉस, ऐसा बेसिक रहता है। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट क्या होता है? इंजन चलाना है अपने को, उसमें अगर कोई खराबी आ गई वो देखना है, लॉजिस्टिक सपोर्ट देखना है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन भी क्या मांगेंगे? बी इन इलेक्ट्रिकल या बी इन मैकेनिकल। ठीक, या बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, बीटेक इन मैकेनिकल। इंजीनियरिंग ब्रांच में 12th पास मिनिमम 70%, ये क्राइटेरिया है विथ पीसीएम ग्रुप। पीसीएम में आपका 50% क्राइटेरिया। एज लिमिट आपकी जो रहेगी वो 16.5 साल से लेके आपकी 19.5 साल या 19 साल। शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी अगर इंजीनियरिंग में परमानेंट कमीशन में पर जाएंगे तो फिर अपना शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाता है इंजीनियरिंग जनरल सर्विस, जनरल इंजीनियरिंग सर्विसेज। उसके बाद यूनिवर्सिटी स्कीम के थ्रू इंजीनियर्स, इसमें एक आता है नेवल आर्किटेक्चर। नेवल आर्किटेक्चर यानी आर्किटेक्ट की एक ब्रांच जो नेवल या शिप बनाने का काम कर रही है, और इसमें आता है मरीन इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्चर इंजीनियर। जो बच्चे अभी 12th पीसीएम में दे रहे हैं, अभी जो बच्चे 12th पीसीएम या साइंस बैकग्राउंड के होंगे और वो JEE नीट वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, तो एक बार आप मरीन इंजीनियरिंग का भी एक सब्जेक्ट अडॉप्ट करिए, या तो आप नेवल आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट अडॉप्ट करिए। ये जनरली अपने नागपुर यूनिवर्सिटी में नहीं है। नागपुर यूनिवर्सिटी में अभी एक ही सब्जेक्ट आया हुआ है, वो आया हुआ है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इसमें एक पायलट के लिए आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कंपलसरी लगेगा, यानी उसमें भी एक क्राइटेरिया लगा दिया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो फिर अगर सपोज ये हो गया आपकी एंट्री के बाद बहुत सारी और भी आपके प्रमोशनल एक्टिविटीज़ रहती है। जैसे नेविगेशन में जाना है, उसके बाद सबमरीनर बनना है, उसके बाद लॉजिस्टिक सपोर्ट में जाना है। ठीक है, नेविगेशन क्या होता है? गाजी पिक्चर देखिए कि गाजी, अरे गाजी पिक्चर देखिए, जवान गाजी नहीं देखी? अरे कैसी बात कर रहे, देखिए ना। तो गाजी पिक्चर में वो टॉर्पिडोट को फायर करते, टॉर्पिडोट मिस हो जाता, फिर वो एक मैप लेते और फिर मैप से वो मैप में डिज़ाइन करते। फिर वो किसका काम होता है? नेविगेटर, आर्किटेक्चर। ठीक है, तो उसमें नेविगेशन वाले जो भी रहेंगे उसकी इनकी हेल्प लिया जाएगा। कम्युनिकेशन में कम्युनिकेटर की हेल्प लिया जाएगा। ठीक है, ये बेसिक आइडिया आपको क्लियर है क्या?
हाँ, इसको बेसिक आइडिया आपको क्लियर हुआ है कि आप सिंपल है। समरी अगर मैं बताऊँ इसकी पूरी की पूरी, तो समरी कैसी है, अपने नेवल के ब्रॉड क्लासिफिकेशन 4-5 डिपार्टमेंट में है। 4-5 डिपार्टमेंट में अगर एंट्री चाहिए है तो थ्रू CDS जा सकते हैं, SSB जा सकते हैं, NDA जा सकते हैं, ठीक है। NDA का जो क्राइटेरिया है, एज लिमिट है अपना 16.5 साल से 19.5 साल। उसके बाद SSB है। CDS में अगर स्पेशल एंट्री में जाते हैं तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू है। अब एग्जीक्यूटिव ब्रांच को बहुत सारे सब ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को सब ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। एजुकेशन ब्रांचेस को सब पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बना रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन जो चल रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन 4 ब्रॉड सेक्टर पे क्लासिफाइड में चल रहा है, उसके अलग अलग ब्रांचेस है, उसके अलग अलग एंट्रीज है। उसके लिए आपका इंजीनियरिंग होना, BA BCom होना, सभी के लिए आप अपने स्कीम के हिसाब से जा सकते हो, लेकिन मेहनत तो करना है। UPSC बोर्ड है जो डिफेंस सर्विसेज में भी आ रहा है, ठीक है। फिर इंडियन नेवल एकेडमी है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी है, ठीक। अभी आपके पास चॉइस होनी चाहिए कि आपको कितनी मेहनत करनी है और कहाँ जाना है ना। तो आप बिंदास होके पूछो, ये प्रोग्राम आपके लिए है, कोई ऐसा हेजिटेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे भर्ती मारना है हमको, तो भर्ती में बोलता है BA या BCom या BSc ग्रेजुएट होना बोलता है, तो सर भर्ती कैसे मारे? 21 साल ही एज हो जाती है। तो बेटा थ्रू NDA जाओ, 16 साल के बाद आप NDA 19 साल तक 2 साल 3 साल का टाइम मिलता है ना। देखिए कैसा होता है कि एक तो बंदों को पता नहीं है कि NDA की अगर आपको तैयारी करना है तो 9th क्लास से आपने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करना चाहिए, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 10th जैसे ही पास हो गया वैसे आप जा सकते हैं। और रहा इस पे ग्रेजुएशन, SSB में आप जा सकते हैं, NDA में जा सकते हैं, इंडियन नेवल एकेडमी में जा सकते हैं। अगर NDA छूट भी गया बेटा कोई फ़र्क नहीं, SSB में जा सकते हैं। उसकी एज लिमिट क्या है? 21 साल है। इंडियन नेवल एकेडमी की एज कितनी साल है? 23 साल है, 22 और 23 साल है, तब तक आप जा सकते हैं। नेवल सर्विसेज में हमारे विदर्भ के, आई डोंट नो एग्जैक्टली आई एम राइट और रॉन्ग, बट हमारा बहुत बार डिस्कशन भी हुआ है कि नेवल सर्विसेज में विदर्भा से सर बैठे हैं, सर के बारे में सर ने मुझे बताया था। तो कितना परसेंट है मुझे नहीं पता, सर्विसेज में कुछ 70 टोटल अराउंड कितना सर्विस में, नेवल सर्विस में कितने लोग हैं स्टाफ टोटल नेवल इंडियन सर्विसेज में? हाँ जी 80,000 पूरे इंडियन नेवल सर्विसेज में केवल 80,000 के मतलब स्टाफ है। उसमें का कितना परसेंट आपको लगता है कि विदर्भियंस होंगे उसमें? क्या लगता है आपको? या चलो नागपुर के कितने लोग होंगे नेवल सर्विसेज में? लास्ट 70 ईयर से मैं पूछना चाहता हूँ। हम लोगों को देश आज़ाद होके कितने साल हो गए? कितने हुए? 75 ईयर्स, राइट। कितना परसेंट लोग लास्ट 75 ईयर्स से, हम लोग नागपुर की बात करते हैं, हम लोग विदर्भ के बाद में बात करेंगे, तो कितना परसेंट लोग नेवल में नागपुर के होंगे आपको लगता है? क्या लगता है? मतलब जब आज 80,000 केवल पूरे देश में 80,000 का स्टाफ है आज की कंडीशन में, तो लास्ट 75 ईयर्स में कितना होगा? क्यों हमारा अट्रैक्शन नहीं है? क्यों हमें, क्या नेवल ये सर्विस नहीं है? बहुत अच्छी सर्विस है। तो हमें उसके बारे में जिज्ञासा होनी चाहिए, हमें उसके बारे में एक अट्रैक्शन होना चाहिए, हमें उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की सोच होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है आज का जो हमने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका बेसिक उद्देश्य जो है हमारा, जो आप लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन से आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर भी, कि एग्ज़ाम कोई और देना है, पढ़ाई कोई और चल रही है, करना कुछ और है, जा कहीं और रहे हैं।
I am Captain Dr. Sujit Chavan from 20 Maharashtra Battalion, Dr. Ambedkar College, Diksha Bhumi, Nagpur, here to acknowledge a sincere vote of thanks to each one of you present here. First of all, I would like to acknowledge a sincere vote of thanks to Group Captain B.K. Chavan Sahab, Group Commander NCC Group Nagpur, for his valuable presence. Once again, I am thankful to the Colonel Amod Chandna Sahab, Commanding Officer 20 Maharashtra Battalion NCC Nagpur, Lieutenant Commander Ratnakar Sahab, Defense Spokesperson, Defense Minister. And I am thankful to the Nagrare Sir, Sub Lieutenant, Monal Thul Sir, Chief in Editor, my colleague Technical Assistant Ashish Moraskar Sir, and all dignitaries who is keenly taken interest in this program, and last but not least, all my NCC cadets who did their courage to take patience in this program. Thank you, all of you, for your valuable presence. Thank you. Jai Hind.